Okay, welcome students. I welcome you in this lecture series of robotics. So the topic for today is the transformation. Today is the transformation. Okay, so before the start of this transformation answer, first we would like to discuss why we are discussing this transformation topic and what is the importance of this transformation in our robotics. Basically, हमारा पर्पस क्या है? देखिए, हमारा जो मेन एम है, जो हमारा मेन पर्पस है, अवर पर्पस इज टू कंट्रोल द रोबोट. ओके, सो द मेन पर्पस इज टू कंट्रोल द main purpose is control the robot. Okay, now how this robot will be controlled? कि रोबोट हमने ये तो देख लिया कि हमारा मेन टास्क है कि हमें रोबोट को कंट्रोल करना है, बट अब बात आती है कि इस रोबोट को कंट्रोल किया कैसे जाएगा. ठीक है, तो इस रोबोट को कंट्रोल करने की जो कहानी है उसी को जो हम स्टडी हमें इस चैप्टर में कर लेनी चाहिए. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली जब भी हम रोबोट की कंट्रोलिंग की बात करेंगे तो इट इज़ नेसेसरी टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन द joint motion, that is your input, and your end effector, that is your output. ठीक है, अभी ये क्या चीज़ है और इसके बाद इससे हमें क्या समझ में आएगा उसको भी हम लोग देखते हैं. ठीक है, देखिए, बेसिकली हमारा टास्क क्या है, हमें एक रोबोट है, उस रोबोट को हमें कंट्रोल कराना है. हम एक सिंपल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. ठीक है, एक सिंपल सी बॉडी है हमारी जो इस तरह से हमारी कनेक्टेड है. ठीक है, ये सिंपल एक नाउ वी कंसीडर्ड इट एज अ रोबोट. ठीक है, इसमें आप देखिए, इसमें जॉइंट है 1, जॉइंट 2, देन जॉइंट 3. ठीक है, एंड दीज आर द लिंक्स 1, लिंक्स 2 एंड दिस इज लिंक 3. तो अब देखिए, हमें हमारा टास्क क्या है बेसिकली कि हमें रिलेशनशिप बतानी है कि जॉइंट मोशन दैट इज इनपुट और एंड इफेक्टर आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप क्या होगी. अब होगा क्या, अगर हमको इस एंड पार्ट को मूव कराना है. ओके, ठीक है, हमारा टारगेट है कि हम इस एंड पार्ट को मूव कराना चाहते हैं. तो अब देखिए, इसको मूव कराने के लिए हमारे पास में ये जो पार्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मोटर्स रहेंगी. ठीक है, M1, M2, M3, यहाँ हमारे पास में 3 मोटर्स हैं. ठीक है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि दिस इज M1, M2, M3 आर द मोटर्स एंड योर J1, J2, J3 आर योर we are considered the joints and L1, L2, L3 your links. तो देखिए, होगा क्या कि अगर हमें इस पार्ट को मूव कराना है तो आइदर हम किसी भी मोटर को, ठीक है, M1, M2, M3 तीनों मोटर में से किसी भी मोटर को मूवमेंट करा के इस पार्ट को आ सकते हैं. और हमें यही सीखना है, हमें यही समझना है कि हम इनपुट जहाँ प्रोवाइड करेंगे उससे हमारा एंड इफेक्टर पर क्या इफेक्ट आने वाला है. ठीक है, कि देखिए, जो स्ट्रक्चर हम लेके चल रहे थे, ठीक है, अब देखिए, एक हमारा ग्राउंड प्लेन हो गया. ठीक है, ये एक हमारा ग्राउंड रेफरेंस प्लेन है. ठीक है, अब इस ग्राउंड प्लेन के साथ में ये जो लिंक है, एक, दूसरी एंड थर्ड लिंक. ठीक है, अब देखिए, ये लिंक इससे मान लीजिए 0 डिग्री एंगल बना रही है, ये लिंक इससे
30 डिग्री एंगल बना रही है एंड ये लिंक भी इससे 30 डिग्री एंगल बना रही है। हम क्या कर सकते हैं, हम अगर यहाँ इस पार्ट को ही मूव करा देते हैं, ठीक है, तो इस पार्ट को अगर मूव कराते हैं, सपोज मान लीजिए इस तरह से हमने इसको मूव कराया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस पार्ट में हमारा एंगल का डिफरेंस कितना हो गया, सपोज मान लीजिए हमने 30 डिग्री किया था, देन इट बिकम 60 डिग्री। तो अब हमें क्या करना पड़ा कि हमारा इस पार्ट पे, एक पार्ट पे हमने अपना व्हाट इट इज़ कॉल्ड, हमने टॉर्क जनरेट किया इस मोटर पे, ठीक है, इस मोटर पे टॉर्क जनरेट करने पर हमारा एक मूवमेंट आ गया। नाउ हम इस पार्ट को इस तरह से भी कर सकते थे कि हमारे पास में यहाँ भी एक मोटर है, ठीक है, M1, हम यहाँ से भी अगर इस प्लेन को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दें, ठीक है, इसके इंक्लाइन करने पर इसके रेफरेंस में जो प्लेन है वो दूसरा उसी हिसाब से इंक्लाइंड हो जाएगा और उसी के साथ में तीसरा अटैचमेंट हमें मिल जाएगा। अभी जब हम प्रैक्टिकल्स देखेंगे तो प्रैक्टिकल्स में हमें ये चीज़ बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी कि हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इससे किस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं, आइदर विथ रेफरेंस टू योर बेस फ्रेम और विथ रेफरेंस टू लास्ट फ्रेम, या जिसको हम लोकल फ्रेम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसके मूवमेंट कराने के दो तरीके होते हैं और इन दो तरह के मूवमेंट से हम अपने एंड पार्ट को, एंड इफेक्टर को मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जॉइंट मोशन जो होता है वो एंड इफेक्टर को कंट्रोल करता है, बिकॉज जॉइंट मोशन कंट्रोल द एंड इफेक्टर मूवमेंट, ठीक है। हम जॉइंट को जिस हिसाब से मूव कराएंगे उस जॉइंट मोशन पर हमारा आगे का पार्ट डिपेंड करता है। ठीक है, और यही जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ किनेमैटिक्स। इसे ही हम स्टडी ऑफ किनेमैटिक्स कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट फ्रेम्स अटैच टू डिफरेंट लिंक्स ऑफ रोबोट नीड टू बी परफॉर्म, ठीक है, जहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है बिटवीन द कोऑर्डिनेट फ्रेम्स, ठीक है, कि हमारे पास में जो रोबोट की लिंक्स दी हुई होंगी उन लिंक्स के कोऑर्डिनेट से हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना रहेगा, जिससे रोबोट का जो नीड ऑफ ऑपरेशन है वो हम समझ सकें, ठीक है। तो ये पार्ट जो है अभी हमारा चल रहा है, दैट इज़ द स्टडी ऑफ काइनेमेटिक्स। जो नेक्स्ट इसमें मेन फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रोबोट आर्किटेक्चर, कि हम रोबोट की वर्किंग पे तो तब जाएंगे जब हमें उसका आर्किटेक्चर क्लियर होगा। अगर हमें उसका आर्किटेक्चर ही नहीं पता है तो हम उसमें क्या बता पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमें ये जाननी चाहिए कि रोबोट बनता कैसा है, ठीक है। तो इसका रोबोट का जो सिंपल डेफिनेशन है, रोबोट इज made up of several links connected serially by joints। देखिए बार बार यहाँ पर दो चीज़ें हमारे पास सुनने में आ रही हैं, द जॉइंट्स एंड द लिंक्स, और यहाँ तो हमने ये ही पूरा देख लिया कि रोबोट जो है हमारा, इस रोबोट का मतलब है कि सेवरल लिंक्स कनेक्टेड सीरियली विद द जॉइंट्स इज कॉल्ड रोबोट, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा एक इम्पोर्टेंट फंडा हम देखते हैं वो हम देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी क्या बताती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली होती है कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स needs to describe an object is called degree of freedom, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक फॉर्मूला जो बुक्स में निकल के आता है वो है हमारा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सब्सट्रैक्ट नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है।
ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब नाउ बात आती है यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि रिस्ट्रिक्शंस की हमने बात की। ये रिस्ट्रिक्शंस कहाँ से आते हैं ये हम देखेंगे अभी जब हम अपना इसको आगे जाएंगे, आगे जिसमें देखना स्टार्ट करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हम क्या क्या चीज़ की बात करके चल रहे हैं। ओके, ठीक है। लाइक डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम एक बार देखते हैं कि एक XYZ प्लेन हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का हमारा मूवमेंट कैसा हो सकता है देखिए, ठीक है। या जैसे एक प्लेन डस्टर की अगर हम बात करते हैं तो एक प्लेन डस्टर हमारा बोर्ड पर किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि टीचर डस्टर से इस तरह से आगे पीछे से उसको इरेज कर सकता है या अप एंड डाउन इरेज कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये जो बोर्ड होता है हमारा, बोर्ड हमारा कैसा है, किस तरह का है, वो बोर्ड हमारा 2 डायमेंशनल होता है। तो 2 डायमेंशनल में हमारे पास मूवमेंट करने के लिए कितने ऑब्जेक्ट साइड्स रहती हैं, 2, ठीक है। और 2 में अप्स डाउन करते हुए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 4। वही अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनल में बात करते हैं तो 3 डायमेंशनल में हमेशा उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 ही मिलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में 3 प्लेन यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं XYZ, और 3 प्लेन में जब अब हम मूवमेंट की बात करते हैं तो देखिए आप खुद ही समझ सकते होंगे कि, ठीक है, यानी कि ये 3 मूवमेंट हुए। इसके अलावा जैसे हम किससे बता सकते हैं कि X डायरेक्शन में एक तो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, दैट इज़ द लेंथ, और एक एंगल थीटा, ठीक है, जिससे हमारा सिस्टम हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट्स में भी लेंथ हो सकती है, एंगल्स हो सकते हैं। जेड कोऑर्डिनेट में भी लेंथ हो सकती है, एंगल्स हो सकते हैं। किस तरह से होते हैं एक बार देखते हैं। देखो, मान लेते हैं हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हमें क्या कराना है, लाइक x से x में 5 इसको मूवमेंट देना है, देन 10 डिग्री का रोटेशन देना है। सिमिलरली y में से 5 का रोटेशन देना है, 10 का मूवमेंट देना है, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब आप देखेंगे देखिए, तो हमारा क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट की प्लेस थी, अब वो पहले 5 डिग्री यहाँ चला, ओके, ये 5 मूवमेंट हो गया। देन आपने क्या कहा कि इसको 10 डिग्री का रोटेशन देना है, ठीक है। तो इसका 10 डिग्री रोटेशन कहाँ होगा, 10 डिग्री रोटेशन इसी प्लेस पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 10 डिग्री का, ठीक है, ये 10 डिग्री इसने एक्सेस से ले लिया। नाउ अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हमें मूवमेंट कहाँ देना है, वाई में, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ से 5 बाई शिफ्ट किया, देखिए यहाँ से ये 5 आ गया, ठीक है। नाउ इसको ही हम क्या कर सकते हैं, इसको आप मूवमेंट दीजिए वाई एक्सिस के अराउंड, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ये आपकी एक्स एक्सिस थी, ये आपकी वाई एक्सिस है। इस वाई एक्सिस के अराउंड आप मूवमेंट दीजिए कितना, 5 डिग्री का, ठीक है। तो हम इसको अगर मूव कराएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए, ठीक है। ये जो रेड से मैंने शो किया हुआ है। तो क्या है कि हमारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो हम डायमेंशनल में बात कर रहे हैं, उसको हम इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कि आपके पास में अगर ऑब्जेक्ट के बेसिक कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं कि ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स क्या है, देन आप ये बता सकते हैं कि अगर आपको सपोज आपको बेस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं,
ठीक है, और आपको टेस्ट कोऑर्डिनेट दे दिए जाएँ, ठीक है, कोऑर्डिनेट टेस्ट। तो आप आई थिंक आप ये लोग बता सकते होंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमें दिया हुआ है कि 0 0 एंड 0 0 x, ठीक है, x एंड y की लोकेशन है। यानी कि अभी हमारे पास में z को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमें कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से। अब हमारे पास में अगर हमें एक टेस्ट फ्रेम के लिए दिया गया कि x 10 30 y 10 0। अब आपको ये बताना है कि ये कोऑर्डिनेट, ये ऑब्जेक्ट आपका इस समय कहाँ होगा, ठीक है। पूरी रोबोटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आपको समझ में आ जाएगी। देखिए x को आपको कितना मूवमेंट देना है, 10, ठीक है, आपने मूवमेंट दिया 10, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। अब उसके बाद आपको कितना डिग्री मूवमेंट देना है, 30, तो आपने उसको 30 डिग्री का मूवमेंट दिया, तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया, ये आपका x में आ गया। अब आपको y में कितना उसको 10 डिग्री मूव कराना है, ठीक है, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में हम उसको 10 डिग्री का मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपकी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन थी वो कहाँ थी, ऑब्जेक्ट आपका ओरिजिन पे था, और जब इस पॉइंट पर पहुंचाना है तो आपकी ऑब्जेक्ट की लोकेशन कुछ इस तरह की होगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का कहाँ कहाँ यूज़ है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम से आपको क्या क्या समझना है, और किस तरह से आपको लिंक्स को ट्रांसफॉर्म करना है, यही पूरा का पूरा पार्ट जो है वो इस चैप्टर में हम लोगों को कवर करना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये हमने रोबोट आर्किटेक्चर देख लिया। जो इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे लिंक्स, और सेकंड नंबर पे है हमारे जॉइंट्स, ठीक है। अभी सबसे फर्स्ट स्टेज में हम लिंक्स लेके चल रहे हैं कि लिंक्स क्या होती है। अभी इसके पहले हमने रोबोट की डेफिनेशन पढ़ी थी। रोबोट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि रोबोट इज मेड अप ऑफ सेवरल लिंक्स कनेक्टेड सीरियली बाय जॉइंट्स। तो अब लिंक्स की अगर हम डेफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे तो लिंक्स की डेफिनेशन आप देखिए क्या हो जाएगी कि an individual bodies that made up a robot are called links, ठीक है। जैसे कि इसके पहले का स्ट्रक्चर एक आपने देखा था, यहाँ सिंपल ये एक रोबोट है कंसिडर कर लिया, ठीक है। ये जॉइंट्स हो गए, जॉइंट 1, जॉइंट 2, जॉइंट 3, और ये हमारी क्या हो गई, लिंक हो गई, लिंक 1 एंड दिस इज अवर लिंक 2, ठीक है। अब बात आती है कि ये लिंक्स जो होती हैं, दिस लिंक्स आर ऑलवेज रिजिड, ठीक है। कभी कभी कन्वीनियंस के हिसाब से हमारे पास नॉन रिजिड लिंक्स भी रहती हैं, ठीक है, उनको अभी हम एग्जांपल में समझ लेंगे। लेकिन अभी हम रिजिड लिंक की बात करते हैं कि बेसिकली रिजिड लिंक होती क्या है। देखिए क्या होता है कि दो जॉइंट के बीच में एक जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को हम लिंक कहते हैं, ठीक है। नाउ विथ अगर हम अपने कोऑर्डिनेट्स को चेंज भी कर देते हैं, या हमारे रोबोट का मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट होने में भी हमारा जो उन दो जॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, अगर वो डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, वो डिस्टेंस फिक्स है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये लिंक रिजिड लिंक है, ठीक है। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट विद इन द बॉडी डज नॉट चेंज वाइल इट इज मूविंग। मैं यहाँ आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ कि इसकी जो डेफिनेशन होती है रिजिड का मतलब क्या होता है कि रिजिड का सीधा सीधा मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विद इन अ बॉडी
does not change while it is moving। ठीक है, कि जैसे कि अगर मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस है x, तो अगर अब मैं इसको मूवमेंट करा देता हूँ, ठीक है, तो इस मूवमेंट कराने के बाद भी इसकी डिस्टेंस x ही रहनी चाहिए। ठीक है, इसकी डिस्टेंस में डिफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द रिजिड लिंक। ठीक है, इस तरह के रिजिड बॉडीज को ही रिजिड लिंक्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगर किसी रिजिड बॉडी की बात करेंगे तो any rigid body in a three-dimensional Cartesian space is always have 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमेशा याद रखेंगे, किसी भी रिजिड बॉडी की अगर आप बात करेंगे और रिजिड बॉडी को 3 डायमेंशनल कार्टेशियन स्पेस में लेके जाएंगे तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 ही होगी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। और 6 में क्या होगा हमारे पास में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की जो बात की जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी ट्रांसलेशनल एंड ओरिएंटेशन से मिलकर बनती है। ठीक है, जैसा कि अभी हम देख चुके थे कि एक्स में हमने ट्रांसलेशन देखा, देन उसमें हमने एंगल देखा। ठीक है, अब दिस इज द ओरिएंटेशन। तो अगर 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा x1 में डिस्टेंस डेल x1 हो सकती है, देन θ1, देन डेल y1 कोमा θ2, देन डेल z1 कोमा θ3। ठीक है, तो अगर किसी भी कार्टेशियन स्पेस में और अगर रिजिड बॉडी है कि बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है उसकी लिंक्स के बीच में, तो डेफिनेटली आप इसी तरह से बता सकते हैं कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के जो दीज आर द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच आर नेसेसरी टू डिफाइन योर ऑब्जेक्ट इन द 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें what we called as नॉन रिजिड कंपोनेंट भी हमारे लगते हैं। ठीक है, नॉन रिजिड कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे नॉन रिजिड कंपोनेंट्स में हमारे चेन्स आती हैं। चेन्स आपने देखी होंगी, साइकिल में चेन लगी होती है, बाइक में भी चेन लगी रहती है, या आपने और भी जगह चेन्स देखी होंगी। देन आपने बेल्ट्स देखे होंगे। ठीक है, देन आपने केबल्स देखी होंगी। ठीक है, बेल्ट्स आपने देखे होंगे कभी कभी इस तरह का पुली सिस्टम रहता है। जनरली फ्लोर मिल में आपने इसको देखा होगा कि इस बेल्ट की मदद से ही जो है मशीन चलती है। ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड बेल्ट। ठीक है, देन केबल्स होती हैं। तो इस तरह के नॉन रिजिड कंपोनेंट्स भी कभी कभी हमारे जो है यूज़ के लिए रहते हैं। ठीक है, अगर हम काइनेमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे तो वी कैन से दैट फ्रॉम अ काइनेमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू two or more members when connected together without any relative motion between them are considered a single rigid link। ठीक है, क्या कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर ये एक जॉइंट से दो पार्ट्स ये कनेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम देखिए, मान लीजिए एक और लिंक यहाँ कनेक्टेड है लिंक। ठीक है, अगर हम बात करके चल रहे हैं कि ये दिस इज अवर रिजिड लिंक। ठीक है, तो अगर ये रिजिड लिंक है तो हम इसको कितना भी मूव कराना है, हम इस पार्ट को अगर यहाँ से यहाँ कर दें
इस पार्ट को यहाँ से यहाँ करना है, अगर हमारे पास करने की प्रोसेस है, लेकिन इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ इन दो जॉइंट के बीच का रिलेटिव मोशन जो होगा उसे ही हम क्या व्हाट वी कॉल इट इज़ कॉल्ड अ सिंगल रिजिड लिंक। ये एक रिजिड लिंक की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अगर हम एग्जांपल को लेके चलते हैं तो आपने देखा होगा जो गियर ट्रेन होती है, मैं मैकेनिकल का नहीं हूँ बंदा, इसलिए डायग्राम मेरे को पूरा प्रॉपर क्लियर नहीं है, बट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या होता है कि ये एक शाफ्ट है, इससे दिस इज गियर 2, दिस इज योर गियर 1, ये अटैच्ड है, ठीक है। तो गियर 1 और गियर 2 जो अटैच्ड है ये एक कॉमन शाफ्ट से। अब ये जो शाफ्ट हो रही है, ये शाफ्ट हमारी क्या कहला रही है, ये शाफ्ट हमारी है इस समय योर रिजिड लिंक, ठीक है। और ये शाफ्ट हमारी इन दोनों के मूवमेंट के साथ हिसाब से चेंज नहीं होती है, शाफ्ट की लोकेशन, शाफ्ट की पोजीशन जो है वो फिक्स ही रहती है, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ तक जो हमने डिस्कशन किया ये हम लिंक्स पर पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। नाउ द सेकंड कंपोनेंट जिसकी हम बात करके चल रहे हैं जो है हमारा जॉइंट, ठीक है। अब हम एक बार जॉइंट को देख लेते हैं, जॉइंट की स्टेटस क्या है और जॉइंट के बारे में हमें क्या क्या देखना है, ठीक है। जो सेकंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है हमारा ठीक है जॉइंट। देखिए जैसा कि आपने देखा कि एक रोबोट जो है वो कैसे बना हुआ है कि जो हमारी सेवरल लिंक्स है कनेक्टेड सीरियली बाय जॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड योर रोबोट। देन लिंक्स की बात आई तो द इंडिविजुअल बॉडीज दैट मेक अप अ रोबोट आर कॉल्ड लिंक्स। देन जॉइंट्स की जब बात आई देन लिंक्स ऑफ रोबोट आर कपल्ड बाय जॉइंट्स, ओके, दैट इज link of a robot are coupled by kinematic pairs और joint, ओके, ठीक है। इसको हम joint कहते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन वाइज इसको देखना चाहें तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि joint couples two links and provide physical constraint on the relative motion between the links, ओके। कि देखिए हमने जो जॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि लिंक ऑफ अ रोबोट आर कपल्ड बाय काइनेमेटिक पेयर्स भी इनको कहते हैं और जॉइंट्स, और जॉइंट कपल्स टू लिंक्स एंड प्रोवाइड फिजिकल कंस्ट्रेंट। नाउ बात आती है फिजिकल कंस्ट्रेंट क्या चीज़ है और इन फिजिकल कंस्ट्रेंट्स को हम किस तरह से एक से कंसिडरेशन में लेके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम लोग ये समझ लें कि जॉइंट ये कोई फिजिकल एंटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट अ कंसेप्ट दैट अलाउज वी अस टू स्पेसिफाई कि हाउ वन लिंक्स मूव्स विद रिस्पेक्ट टू अनदर वन, ठीक है। कि ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इसको हम नोट करते हैं कि दिस इज ओनली अ कंसेप्ट which allows us to understand how one link is moved with respect to another link, ठीक है। जैसे ये कनेक्शन है, ये जॉइंट है, ठीक है। आप एक फ़ैन की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो अब आप देखिए कि एक शाफ्ट रहती है जो बियरिंग से कनेक्टेड रहती है जिस पर फैन मूवमेंट करता है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो उसकी लिंक्स हैं, ये लिंक्स किस बात पर डिपेंड कर रहे हैं, ये डिपेंड कर रहे हैं इस जॉइंट पोजीशन पर, ठीक है। अगर ये जॉइंट अलाउ ही नहीं करेगा और फैन को मूव करने के लिए देन फैन मूव ही नहीं हो सकता है,
ठीक है। तो यही था जो फिज़िकल कंस्ट्रेंट्स की हमने बात की कि फिज़िकल कंस्ट्रेंट्स प्रोवाइड करता है। या दूसरा एग्जांपल अगर हम कंसीडर कर लेते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके घर में जो डोर लगा रहता है, ठीक है, उस डोर की आउटर बाउंड्री रहती है। आउटर बाउंड्री में इस तरह से डोर आपका प्लेस रहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ हिंजेस लगे होते हैं जिनसे डोर हमारा खुलता या बंद होता है। तो आपने देखा होगा कि डोर को खुलने और बंद होने की एक स्पेसिफिक रेंज है, ठीक है। उस रेंज से ज़्यादा आप डोर को ओपन नहीं कर सकते, उस रेंज से ज़्यादा डोर को क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ओपन में तो आपको लगता होगा कि वॉल से अड़ गया या वॉल की वजह से नहीं जा रहा है, लेकिन अगर आप क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि एक एंड के बाद वो नहीं जाएगा। वो कंस्ट्रेंट्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो कंस्ट्रेंट्स ये जॉइंट ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अनदर एग्जांपल लेने की कंसीडर अगर हम करते हैं तो आप अपना लैपटॉप कंसीडर कर लिए, ठीक है, कि ये लैपटॉप का कीबोर्ड बनाया है मैंने, और यहाँ से उससे हिंजेस से क्या कनेक्शन रहता है? उसकी स्क्रीन, ठीक है, ये कनेक्ट रहती है उसकी स्क्रीन। अब अगर आप इसको मूव कराते हैं, ठीक है, रिसेंट जो लैपटॉप्स आ रहे हैं उनमें हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो आपके एकदम बिल्कुल 360 डिग्री पे मूवमेंट कर जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रीवियस लैपटॉप्स की बात करें तो आप देखेंगे कि वो कुछ अराउंड 60 या 70 डिग्री तक मूव करते हैं, और 70 डिग्री के आगे वो मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हम इस जॉइंट को समझ सकते हैं कि जॉइंट जो फिजिकल कंस्ट्रेंट्स हैं वो फिजिकल कंस्ट्रेंट्स हमें जॉइंट्स में किस तरह से मिल रहे हैं, ठीक है, कि ये एक स्पेसिफिक मोशंस प्रोवाइड करता है। नो अदर मोशन इज अलाउड। याद रखिएगा कि जॉइंट्स प्रोवाइड्स वन स्पेसिफिक मोशन, ओके, वन स्पेसिफिक मोशन, नो अदर मोशन इज अलाउड। इसमें कोई अगला अलग मोशन अलाउड नहीं होता कि आप लैपटॉप की स्क्रीन को जितना ओपन कर सकते हो और जहाँ तक ओपन कर सकते हो उसके बाद ओपन नहीं कर सकते, ठीक है, वो फंस ही जाएगा। तो इस बात को याद रखेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जॉइंट के रिस्पेक्ट में जो मैंने आपको बताई। इसी में जो हमें क्या चीज़ ये देख लेना है कि द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन परमिटेड बाय जॉइंट, ठीक है, कि जो रिलेटिव मोशन जॉइंट हमें परमिट कर रहा है, द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन permitted by joint, it is governed by the form of a contact surface between the links, ठीक है, which can be surface, लाइन और पॉइंट। कहने का क्या मतलब है कि देखिए कि जो रिलेटिव मोशन जॉइंट हमारी लिंक को प्रोवाइड करेगा वो डिपेंड करता है उस कॉन्टैक्ट पे, ठीक है, जो लिंक्स के बीच में हो रहा है। जैसे कि हमने बात की कि मान लीजिए एक इस तरह का हमारा अटैचमेंट है, ठीक है, और इस तरह के अटैचमेंट में ये जॉइंट है हमारा, ठीक है, दिस इज अवर लिंक 1, दिस इज अवर लिंक 2, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये इसको जिस हिसाब से मोशन प्रोवाइड कर सकता है वो उस डायरेक्शन में ये आपको मोशन मिलेगा। या अगर आप मान लीजिए कि आपका जॉइंट कुछ इस तरह का हो रहा है, ठीक है, कि दिस इज द पॉइंट जॉइंट, ठीक है, तो अब पॉइंट जॉइंट में किस तरह से मूवमेंट और कितना मोशन प्रोवाइड करेगा ये डिपेंड करेगा इस पॉइंट कांटेक्ट पे। तो याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जो जॉइंट हमें जो मोशन प्रोवाइड करता है वो मोशन किस बात पे डिपेंड करता है, तो हमें बताना है वो उस कॉन्टैक्ट सरफेस पे डिपेंड करता है, और वो कॉन्टैक्ट सरफेस हमारी सरफेस हो सकती है, लाइन हो सकती है, या फिर पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोग हमेशा याद रखेंगे। अब इसमें दो तरह के जॉइंट्स को हम कंसीडर करते हैं। एक होते हैं हमारे लोअर पेयर जॉइंट्स और दूसरे होते हैं हमारे
हायर पेयर जॉइंट्स। ठीक है, क्या होते हैं एक बार देखो कि if two links are in surface contact, okay, if two links are in surface contact, then the joint is referred to as लोअर पेयर जॉइंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर, यानी कि ये जो जॉइंट हो गया ये किस तरह का हो गया, ये हमारा हो गया लोअर पेयर जॉइंट। ओके, और सेकंड, इफ टू लिंक्स आर इन कॉन्टैक्ट वाया लाइन or point, then the joint is termed as higher pair joints। ठीक है, यानी कि ये इस तरह का जो हो गया ये हमारा कैसा हो गया, दिस इज कॉल्ड अवर हायर पेयर जॉइंट। ओके, तो इस तरह से जो जॉइंट्स हैं हमारे वो इसमें लोअर पेयर जॉइंट्स और हायर पेयर जॉइंट्स में डिवाइडेड है। ये जॉइंट्स के टाइप नहीं है, जॉइंट्स के टाइप अभी हम आगे देखेंगे। ये अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि जॉइंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्टैक्ट सरफेस कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे अगर हम डोर के जो हिंजेस होते हैं उनको अगर हम बात करेंगे तो वो लोअर पेयर जॉइंट्स में आएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक पूरा का पूरा सरफेस कांटेक्ट होता है। ठीक है, और वहीं अगर हम एक बॉल रोलिंग ऑन द प्लेन की बात करते हैं, वहाँ पर जो कांटेक्ट बनेगा वो कांटेक्ट किस तरह का बनेगा, वो एक पॉइंट कांटेक्ट बनेगा। तो उस पॉइंट कांटेक्ट को हम क्या कहेंगे, जैसे कि एक बार यहाँ हम देख लेते हैं कि डोर की ये साइड है और इससे ये डोर जो अटैच्ड है हमारा, ये इन हिंजेस से अटैच्ड है। तो ये हिंजेस जो हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, सरफेस हिंजेस। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ जॉइंट, दिस इज अवर डोर, सो दिस इज कॉल्ड लोअर पेयर। और वहीं अगर मान लीजिए एक प्लेन है, उस पर एक रोलिंग बॉल है, तो यहाँ पर जो कांटेक्ट बन रहा है, ये कांटेक्ट कैसा बन रहा है, पॉइंट कांटेक्ट बन रहा है। और पॉइंट कांटेक्ट बनने की वजह से हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज अवर हायर पेयर जॉइंट। ओके, अब टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एक बार हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हमारे क्या क्या हैं। ठीक है, जो मेन हमारे कंसिडरेशन में हमारे रोबोटिक्स में रहते हैं, सबसे पहला है हमारा रिवॉल्यूट जॉइंट। ठीक है, रिवॉल्यूट जॉइंट का क्या कहता है कि इसे हम टर्निंग पेयर भी कहते हैं, आल्सो नोन एज अ टर्निंग पेयर। और हिंज और पिन जॉइंट। ठीक है, इस जॉइंट को यहाँ ये हमारा ये जॉइंट हमारा क्या परमिट करता है कि दिस जॉइंट परमिट्स टू पेयर्ड लिंक टू रोटेट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर अबाउट द एक्सेस ऑफ द जॉइंट। ठीक है, दैट इज दिस जॉइंट परमिट्स two paired links to rotate with respect to each other about the axis of the joint। ठीक है, हम कंसीडर कर लेते हैं एक्सिस ऑफ द जॉइंट Z है। ठीक है, अब हम बताने की कोशिश करते हैं इसका ज्योमेट्रिकल फॉर्म अगर हम बनाते हैं तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ये किस तरह से बनता है, देखिए।
ये हम ले लेते हैं कि ये हमारी जॉइंट की एक्सिस है z, ठीक है। ये जो हमारे जॉइंट्स बने हुए हैं, ये इस लिंक का एक्सेस है y, ठीक है। देन इस लिंक का एक्सेस है ये अपवर्ड है ये, ठीक है। दिस इज द x, ठीक है। अब आप देखिए कि जो मूवमेंट हो सकता है वो मूवमेंट हमारा किस तरह से हो सकता है कि इस z एक्सेस के अराउंड ये रिवॉल्यूट हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन एक सिंपल फॉर्म में बनाने की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। और अगर इसका एक सिंपल आप बताना चाहें तो ये, ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये हमने बात की अभी हमारे रिवॉल्यूट जॉइंट की, ठीक है। जब हम रोबो एनालाइजर में इसको स्टडी करेंगे तो ये जॉइंट हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि रिवॉल्यूट जॉइंट हमारा क्या होता है, ठीक है। देन सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट है हमारा प्रिज्मेटिक जॉइंट, ठीक है। प्रिज्मेटिक जॉइंट में क्या होता है कि ये इसे हम स्लाइडिंग पेयर भी कहते हैं, इट इज स्लाइडिंग पेयर। तो इसमें आप जैसा कि नाम से समझ सकते हैं कि इट अलाउ टू पेयर्ड लिंक टू स्लाइड वन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। इट अलाउज to connecting link to slide over other with respect to each other along its axis, ठीक है। जॉइंट एक्सिस की हम बात करके चल रहे हैं, ठीक है। अब हम एक डायग्राम से इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये इसमें हम बताना क्या चाह रहे हैं। देखिए ये एक कनेक्शन है, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ मैं इससे। और ये दूसरा ब्लॉक है। अब ये देखिए आप देखेंगे कि इस ये अंदर वाला पार्ट भी आगे पीछे मूव हो सकता है और ये पार्ट भी आगे पीछे मूव हो सकता है, और ये जो बीच का इसका एक्सेस है यही हमारा क्या है, दिस इज अवर, यही हमारा जॉइंट एक्सेस है, ठीक है। इसको अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहें तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है, ठीक है। या आप इस तरह से भी इसको बना सकते हो कि दिस इज अवर प्रिज्मेटिक जॉइंट, ठीक है। ठीक है। देन थर्ड काइंड ऑफ जॉइंट हम लोग एक बार देख लेते हैं। The third kind of joint is called helical joint, okay। ठीक है। अब हेलिकल जॉइंट में क्या होगा हमारा कि दिस हेलिकल जॉइंट्स अलाउज टू पेयर्ड लिंक्स टू रोटेट अबाउट एंड ट्रांसलेट एट द सेम टाइम अलोंग द एक्सिस ऑफ द जॉइंट, ठीक है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई कि इट अलाउज पेयर्ड लिंक्स to rotate
about and translate at the same time along the axis of the joint। ठीक है, ये जो ट्रांसलेशन होता है इसमें, द ट्रांसलेशन इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज रिलेटेड टू रोटेशन बाय द पिच ऑफ द स्क्रू। ठीक है, कि जैसे देखिए समझते हैं हम एक बार इसको, कि ये मैं डायग्राम इसका ड्रॉ कर दे रहा हूँ। डायग्राम से शायद आप लोगों को कुछ पार्ट समझ में आ जाए। देखिए इसमें क्या होगा, ये जॉइंट एक्सिस है। अब हमारे ये पार्ट भी मूव कर सकते, देखिए ये एक्सिस के अराउंड ये पार्ट भी मूव कर सकता है और ये भी मूव कर सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको हेलिकल कह रहे हैं कि ये पार्ट भी मूव कर रहा है और ये पार्ट भी मूव कर रहा है। तो आपका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, एक इस तरह से मूव किया, दूसरा ऐसे, ये दूसरा ऐसे ऐसे। तो ये देखिए आप, ये एक तरह से डीएनए स्ट्रक्चर आपका बनता है। डीएनए स्ट्रक्चर आप इसी तरह से पढ़े होंगे। ठीक है, दिस हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए इसे हेलिकल जॉइंट बोला जाता है। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन इसका सिंपल इसी तरह से आप बना सकते हैं। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो जॉइंट है हमारे, वो है हमारा सिलिंड्रिकल जॉइंट, देन स्फेरिकल जॉइंट, एंड लास्ट वन इज योर प्लेनर जॉइंट। ठीक है, सिलिंड्रिकल जॉइंट में क्या होगा कि यहाँ पर जो ट्रांसलेशन होगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले देखिए, इसके पहले जो हमने हेलिकल देखा था उसमें हमने देखा था कि ट्रांसलेशन इंडिपेंडेंट नहीं था, वहाँ वो स्क्रू पर डिपेंडेंट था। जबकि सिलिंड्रिकल जॉइंट्स में जब हम बात करें तो सिलिंड्रिकल जॉइंट्स में जो हमारा ट्रांसलेशन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, जो अगर आप डायग्राम की बात करेंगे तो डायग्राम वैसा ही बनेगा जैसा इसके प्रीवियस का बना था। ठीक है, डायग्राम में कोई भी चेंजेस नहीं है, डायग्राम तो इसी तरह से इसका बनेगा और इसमें भी एक्सेस के अराउंड। बस इसमें क्या होगा कि इसमें हमारा इंडिपेंडेंट ट्रांसलेशन हो जाएगा, इसमें हमारा इंडिपेंडेंट ट्रांसलेशन होता है, जबकि उसमें इंडिपेंडेंट ट्रांसलेशन नहीं होता था। ठीक है, देन अगर हम स्फेरिकल की बात करेंगे तो स्फेरिकल में क्या होगा कि इट अलाउज वन ऑफ द coupled link to rotate freely in all possible orientation with respect to other one। ठीक है, जैसे कि हम एक बियरिंग सेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये बियरिंग सेट होता है, इसमें बॉल्स पड़ी होती हैं। अब मान लीजिए कि इसमें इतनी सारी बॉल्स नहीं होते हुए हमारे पास स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ये बॉल हो, तो आप देखिए ये बॉल इसमें फ्रीली मूव कर सकती है। ठीक है, जबकि ये कॉन्टैक्ट हो रहा है, ये जॉइंट इसका बन रहा है। ठीक है, और अगर इस जॉइंट को सिलिंड्रिकल का जो रिप्रेजेंटेशन था इस तरह से, और अगर हम स्फेरिकल का रिप्रेजेंटेशन देखने की कोशिश करेंगे तो स्फेरिकल का रिप्रेजेंटेशन हमारा किस तरह से बनता है कि ये कॉन्टैक्ट है, देन ये स्फेयर। ठीक है, इस तरह से हमारा स्फेरिकल जॉइंट बन जाता है। ठीक है, देन प्लेनर जॉइंट जो लास्ट जॉइंट है हमारा। ठीक है, ये प्लेनर जॉइंट हमारा क्या करता है कि ये हमें दो ट्रांसलेशन देता है अलोंग द इंडिपेंडेंट एक्सेस ऑफ द प्लेन। ठीक है, कि जो हमारे प्लेन रहेंगे, जैसे अगर हम बात करते हैं, ये हमारा प्लेन है और इस प्लेन पर बीच में एक ऑब्जेक्ट अगर मैं प्लेस कर देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट मेरा प्लेस है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के मेरे को क्या मिल सकते हैं कि आप एक इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं, और एक आप रोटेट भी इसको कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का बनता है हमारा, ठीक है। तो इसमें हमारी, अब हम एक बार ये देखते हैं कि हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स इनमें किसमें कितनी बनती जाएंगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने जो अपना जॉइंट देखा था, ठीक है, जो फर्स्ट जॉइंट था हमारा रिवॉल्यूट, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होगा कि उसमें टर्निंग पेयर जो है वो हिंजेस टाइप से रहेंगे और जो रोटेशन होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर होगा अबाउट एक्स। तो इसकी अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, हैव ओनली वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्यों? क्योंकि सिर्फ उस जॉइंट के एक्सिस के अराउंड ही सिर्फ हमारे पास में रोटेशन मिलेगा, ठीक है। देन हमने प्रिज्मेटिक की बात की थी। प्रिज्मेटिक में अगर आप जाते हैं तो प्रिज्मेटिक में भी आप देखेंगे कि प्रिज्मेटिक में भी क्या होता है, आप एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर पा रहे थे, ठीक है। तो उसमें भी आपको सिर्फ एक पैरामीटर चाहिए, ठीक है। तो दिस इज आल्सो हैविंग वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या हो रहा था, जो ओरिएंटेशन आप चेंज कर रहे हो उस ओरिएंटेशन से यहाँ पर सिर्फ ट्रांसलेशन आप कर रहे हो, ट्रांसलेशन से। देन थर्ड जॉइंट आपका जो बना था हेलिकल, ठीक है। हेलिकल जॉइंट में हमारे पास में कंस्ट्रेंट्स आ जा रहे हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास में 5 कंस्ट्रेंट्स आ जाने की वजह से, वैसे हमारे पास में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम देख रहे थे तो उसमें हमारे 6 थे, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करेंगे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल माइनस कंस्ट्रेंट से यहाँ भी हमारे पास में 1 ही आने वाला है, ठीक है। देन फोर्थ हमारा सिलिंड्रिकल है, ठीक है। सिलिंड्रिकल में आपने देखा कि सिलिंड्रिकल में हमारा जो ट्रांसलेशन है वो हमारा इंडिपेंडेंट है। ट्रांसलेशन इंडिपेंडेंट हो जाने की वजह से हमारे पास में 2 मूवमेंट मिल जाएंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 2, ठीक है। देन हम स्फेरिकल की बात करते हैं, देख लेते हैं स्फेरिकल में क्या सिस्टम बनता है। स्फेरिकल में आपने देखा कि स्फेरिकल में कोई भी रिलेटिव ट्रांसलेशन परमिटेड नहीं होता, ठीक है। इसमें हमारे 3 कंस्ट्रेंट्स हमें मिलते हैं और ठीक है 3 कंस्ट्रेंट्स मिलते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल 6 थे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। देन द लास्ट वन इज अवर इनर जॉइंट। इनर जॉइंट में भी हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी वो 3 होती है, ठीक है। अब देखिए ये एक पूरी क्लास जो आज की हुई, ठीक है, इस पूरी क्लास में अब एक डायग्राम और है आपका, जो डायग्राम मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी वो डायग्राम मैं आपका साथ में लेकर नहीं आया हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या देख लिया, हमने ये देखा कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत क्या है। देन हमने रोबोट आर्किटेक्चर देखा। रोबोट आर्किटेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि रोबोट बनता किस तरह से है, कि जो बॉडीज़ को सीरियली कनेक्ट करने से हमारा रोबोट बनता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली। हमने लिंक्स एंड जॉइंट्स को जानने की कोशिश की। हमने जाना कि जिस इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बॉडीज़ से मिलकर रोबोट बनता है वो लिंक्स कहलाती हैं, और वो इंडिविजुअल बॉडीज़ जिस काइनेमेटिक पेयर से कनेक्टेड रहती हैं वो जॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। देन हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स देखे, फिजिकल कंस्ट्रेंट्स देखे। तो ये ओवरऑल हमने एक आज ब्रीफ हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के अबाउट ले लिया, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के देख लेंगे। देन पोज की बात की जाएगी, ओरिएंटेशन किस तरह से डिस्क्रिप्शन हमारा किया जाता है, क्या हमारे ट्रांसफॉर्मेशंस लगते हैं, ये सारा का सारा पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग हम लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक आई हैव डन फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू।